हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 21 ऑफ आवर यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज। टिल नाउ वी हैव कवर्ड एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इकोनॉमी अंडर GS3 पेपर. Today we will discuss inclusive growth. Total 9 questions have been asked from this topic in last 10 years. Sometimes the question is directly from inclusive growth and sometimes it is from its application like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, केयर इकोनॉमी, ह्यूमन डेवलपमेंट एट्सेट्रा. हम इस टॉपिक को 2 वीडियोज़ में कवर करेंगे क्योंकि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो इंक्लूसिव ग्रोथ से डायरेक्टली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे और इसकी जो एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन. तो इंक्लूसिव ग्रोथ से डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है कि साइलेंट फीचर्स क्या क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ के, क्या इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है सच ए ग्रोथ प्रोसेस, एनालाइज करना और मेजर्स बताने इंक्लूसिव ग्रोथ के. 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि 2017 में पूछा गया था. दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसमें कि आपको इंक्लूड करना है केयरलेस और यूजलेस मैन पावर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट और आपको फिर मेजर्स बताने हैं कि आप इन चैलेंजेस को कैसे टैकल कर सकते हो. 10 मार्क्स से क्वेश्चन है जो कि 2016 में पूछा गया था. थर्ड क्वेश्चन जो इंक्लूसिव ग्रोथ पे डायरेक्टली पूछा गया था वो था कि इट इज़ आर्ग्यूड दैट द स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इज इंटेंडेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर. कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट. और 15 मार्क्स का है जो कि 2019 में पूछा गया था कि ये क्वेश्चन बात कर रहा है कि अब देखो यहाँ पे जो 7th और 8th क्वेश्चन है ना वो वहाँ पे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखे हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे भी दे रखा है लेकिन इसको लिंक कर रखा है इंक्लूसिव ग्रोथ को इंक्लूसिवनेस और सस्टेनेबिलिटी के साथ. तो हमें कमेंट करना है इस स्टेटमेंट पे कि क्या ऐसा है. और एक और क्वेश्चन जो डायरेक्टली इंक्लूसिव ग्रोथ से पूछा गया था वो ये था कि क्या इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है अंडर मार्केट इकोनॉमी, और हमें सिग्निफिकेंस बतानी है कि क्या सिग्निफिकेंस है फाइनेंशियल इंक्लूजन का इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया. ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि 2022 में पूछा गया था. इसके साथ ही हम ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि कौन से इंट्रा जनरेशनल और इंटर जनरेशनल इश्यूज हैं इक्विटी के फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके इंट्रा जनरेशनल और इंटर जनरेशनल कौन कौन से इश्यूज हैं और कैसे आप मतलब क्या मेजर्स ले सकते हो. तो बेसिकली 4th, 5th, 6th, 7th, 8th ये क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली इंक्लूसिव ग्रोथ से पूछे गए हैं. तो अभी हम इनको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं. अब यहाँ पे मैंने इनका एक ब्रॉड सा पैटर्न बता रखा है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए इंक्लूसिव ग्रोथ से और उसके जो एप्लीकेशंस हैं उनसे रिलेटेड. सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ होती क्या है. तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो पेस और पैटर्न दोनों है. मीन्स आपकी ग्रोथ का क्या पेस है और क्या उसका पैटर्न है और ये दोनों इंटरलिंक होने चाहिए और एक ही साथ इनको एड्रेस करना चाहिए, तभी माना जाएगा कि हाँ आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है. तो बेसिकली इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो हम किसी भी कंट्री के लिए ये तब बोलेंगे कि उस कंट्री की इंक्लूसिव ग्रोथ है अगर वहाँ पे ना केवल फाइनेंशियल लेवल पे वो कंट्री ग्रो कर रही हो बल्कि सोशल लेवल पे भी जब वो कंट्री ग्रो करे तब हम उसको इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं. तो क्या फीचर्स हैं इसके. तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में इसके साइलेंट फीचर्स की बात की थी और इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें बात की थी कि जो स्ट्रेटेजी इंक्लूसिव ग्रोथ की वो मीट करती है ऑब्जेक्टिव और इंक्लूसिव. तो यहाँ पे तो इसने डायरेक्ट इसके फीचर पूछे हैं 7th क्वेश्चन में और 6th क्वेश्चन में उसके फीचर्स में से एक स्पेसिफिक पार्ट को पूछा है लेकिन वो भी एक इंक्लूसिव ग्रोथ के मीन्स उसके फीचर्स की बात करता है. तो यहाँ पे हम 6th और 7th क्वेश्चन दोनों को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या फीचर्स है इंक्लूसिव ग्रोथ के और कैसे आप इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो मीट करती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर. तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि एक जो कंट्री है उसकी इंक्लूसिव ग्रोथ कब बोली जाएगी जब उसमें ना केवल फाइनेंशियल ग्रोथ हो जब बल्कि उसमें सोशल ग्रोथ भी हो. तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ की पहला फीचर जो है वो ये है कि इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है.
इक्वल मार्केट एक्सेस एंड रिमूव करती है बैरियर फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। दूसरा है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करता है थ्रू सोशल सेफ्टी नेट्स, जॉब क्रिएट करता है, बेटर एक्सेस प्रोवाइड करता है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में। थर्ड है ये कॉम्प्रिहेंसिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ये क्रिएट करता है प्रोडक्टिव और डिसेंट जॉब्स स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप है उनके लिए। चौथा है ये सोशली इंक्लूड करके चलता है और इंश्योर करता है कि पार्टिसिपेशन हो सभी सोसाइटल ग्रुप्स के इंक्लूडिंग वुमेन, माइनॉरिटी एंड डिसेबल्ड। फिफ्थ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली ग्रोथ स्ट्रेटजी जो है उनको प्रमोट करने पर ध्यान देता है। नेक्स्ट है रीजनल बैलेंस, क्योंकि रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो है उनको कम करता है कि ना केवल एक ही जो रीजन है उसकी ग्रोथ होगा बल्कि इंक्लूसिव ग्रोथ में सभी जो रीजन्स हैं उनकी इक्वल ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट, ये एनकरेज करता है स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग कि अगर किसी एरिया में ग्रोथ हो रही है तो वहाँ पे जो मेन जो स्टेक होल्डर हैं, या मैं ये बोलूँ कि अगर लोकल एरिया में अगर ग्रोथ करनी है तो वहाँ पे जो लोकल लेवल पे जो लोकल लोग जो रह रहे हैं वो स्टेक होल्डर हैं तो उनको इंक्लूड किया जाएगा डिसीजन मेकिंग के अंदर। नेक्स्ट एक्सेस टू सर्विसेज की इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड फाइनेंस फॉर ऑल। और लास्ट है कि ये गुड गवर्नेंस को प्रमोट करता है थ्रू ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कुछ फीचर्स थे इंक्लूसिव ग्रोथ के, या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे प्रमोट कर रही है इंक्लूसिवनेस और सस्टेनेबिलिटी को, ये हमने दिखाया इन पॉइंट्स के थ्रू। अब नेक्स्ट है कि क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ। तो पहला तो है इकोनॉमिक इंक्लूजन का, कि जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ का ये मोटो है कि ना केवल हम फाइनेंशियल ग्रोथ करेंगे बल्कि सोशल ग्रोथ भी करेंगे। तो काफ़ी बार ये होता है कि जो चूँकि इंडिया के अंदर जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो अभी भी परसिस्ट कर रही है और इनकम इनक्वालिटी भी परसिस्ट करते हैं, जिससे कि जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है लोगों का वो कम होता है। दूसरा है सोशल इंक्लूजन, कि इंडिया में अभी भी रिलीजन, जेंडर, कास्ट और रीजन के बिहाफ पे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, जिससे कि जो लोगों की जो एक्सेस मिलनी चाहिए न्यूट्रिशन, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की वो नहीं मिल पाती है। थर्ड है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कैसे चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में अभी भी मतलब, या फिर मैं ये बोलूँ कि किसी भी लेवल पे जो इंस्टीट्यूशनल लेवल वहाँ पे करप्शन होता है, काफ़ी इनएफिशिएंसी मिलती है और मल एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है, जिससे कि जो रिसोर्सेज है उनको मिसयूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि जो अफोर्डेबल क्रेडिट है वो अभी भी जो पुअर लोग हैं या फिर जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको अभी तक क्रेडिट की उतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल पाती है जितना कि रिच और जो वेल्दी लोग हैं उन लोगों को मिलती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन, कि स्किल मिसमैच है अभी भी इंडिया के अंदर ड्यू टू पुअर इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेजेस की वजह से। कि अगर आप रिमोट एरियाज़ में या फिर गाँव में जाके देखेंगे, या फिर अगर आप जेंडर के बिहाफ पे भी देखेंगे, जैसे कि हमारा अगला जो पॉइंट है जेंडर इंक्लूजन वाला, तो काफ़ी आपको इनक्वालिटी देखने को मिलेगी टेक्नोलॉजी के मामले में। नेक्स्ट है जेंडर इंक्लूजन, की लो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है। जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ था 2024 वाला, उसके अकॉर्डिंग वीमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो केवल 34.6% ही है, और उनको जो वर्क प्लेस है वहाँ पे काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है ज्योग्राफिक इंक्लूजन, कि रीजनल डिस्पेरिटी मिलती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में, कि कुछ रीजन्स जो हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और लास्ट है पॉलिटिकल इंक्लूजन, कि हमारी गवर्नेंस फेल हो जाती है लीडिंग टू ट्रस्ट डेफिसिट अमंगस्ट पॉपुलेशन, मतलब लोगों में हमारी सरकार को लेके उतना ट्रस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे भी ये पॉलिटिकली इंक्लूजन को प्रमोट नहीं कर पाता है। अब क्या मेजर्स ले सकती है हमारी गवर्नमेंट। तो अभी तक हमने बात की इसके फीचर्स की, फिर हमने बात की कि क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, और जो चैलेंजेस थे अब उन्हीं को लेके हम क्या मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो हमारे मेजर्स होंगे। तो इकोनॉमिक इंक्लूजन में जैसे हमने बात की थी कि जो इंडिया के अंदर अभी भी पॉवर्टी है और इनकम इनक्वालिटी है, तो इसको आप कैसे, इसके लिए क्या मेजर्स ले सकते हो। तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जैसे कि बैंक ब्रांचेज हैं उनको एक्सपेंड कीजिए रूरल एरियाज़ के अंदर। भारतीय मॉडल है एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, जो कि बेसिकली मध्यम मार्ग अपनाता है, कि ना तो आपको ज़्यादा रिच लोगों को जो स्कीम्स वगैरह उनको प्रमोट करना है, और ना ही आपको जो
लोअर लेवल पे या फिर जो पुअर लोग हैं सिर्फ उनके लिए स्कीम ही बनाते रहना है। आपको एक मीडियम मार्क लेके जो मीडियम पाथ है वो लेके चलना है कि आपको दोनों की नीड्स को ध्यान में रख के और फिर आपको डेवलपमेंट करना है। दूसरा है सोशल इंक्लूजन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एजुकेशन और स्किल्स प्रोवाइड कीजिए, लाइक न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया और स्किल इंडिया मिशन हो गया। थर्ड है इंस्टीट्यूशन लेवल पे आप क्या मेजर ले सकते हो कि आप सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव कीजिए, सिटीजन पार्टिसिपेशन को एनहेंस कीजिए, ट्रांसपेरेंसी और एंटी करप्शन मेजर्स को इम्प्रूव कीजिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या कर सकते हैं आप कि आप सर्विसेज जो हैं जो अनबैंक्ड एरिया है वहाँ पे आप उनको एक्सपेंड कीजिए, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है कि टेक्नोलॉजिकली आप कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप इंश्योर कीजिए कि 100% जो डिजिटल कनेक्टिविटी है वो आप कर पाओ वाइल स्केलिंग ई लर्निंग, ई गवर्नेंस एंड टेलीमेडिसिन। जेंडर इंक्लूजन कैसे कर सकते हैं आप कि वर्क स्पेस पार्टिसिपेशन और प्रोटेक्शन बढ़ाइए, इक्वल पे प्रोवाइड कीजिए, मैटरनिटी बेनिफिट दीजिए वुमेंस को, और एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ जो है उनको आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए। ज्योग्राफिक इंक्लूजन कैसे कर सकते हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को सभी रीजन्स में इम्प्रूव कीजिए टू ब्रिज स्पेशल गैप, जैसे कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, जो कि बेसिकली जो बॉर्डर वाले जो एरियाज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ये प्रोग्राम। ऐसे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स लॉन्च कर रखे हैं। और पॉलिटिकल इंक्लूजन के लिए आप पार्टिसिपेटरी पॉलिसी मेकिंग बनाइए, सेंसिटाइजेशन कीजिए और अवेयरनेस कीजिए कि लोगों को जो भी गवर्नमेंट स्कीम बनाते हैं आप उस पर सबसे पहले जो भी हमारे देश की जो भी वोटर्स हैं या फिर मैं बोलूँ कि जो जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं आप पहले उनसे राय मांगे कि उनका इस जो भी स्कीम आ रही है उस पर उनकी क्या राय है, या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए कोई स्कीम बना रहे हैं तो वहाँ के लोगों से आप पहले पॉलिसी मेकिंग पे जो भी पॉलिसी बनाएंगे तो आप उन लोगों के साथ डिस्कस कीजिए कि उनका क्या मानना है, या मतलब उनको कहाँ पे दिक्कत आ रही है और कैसे गवर्नमेंट ये उनकी दिक्कतों को सही कर सकती है। तो ऐसे आप पॉलिटिकल इंक्लूजन को प्रमोट कर सकते हो। अब इंडिया का क्या एक्सपीरियंस रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ का, तो 1991 से ये हुआ है कि इंडिया की ग्रोथ हाई तो है लेकिन अनइवन है। मींस जैसे आप एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इन तीनों सेक्टर्स को देखोगे तो आप ये पाओगे कि एग्रीकल्चर वाला सेक्टर जो है वो डिस्ट्रेस में चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वाला जो सेक्टर है वो बेसिकली लेबर इंटेंसिव है, वहाँ पे जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम चल रही है, और सर्विसेज सेक्टर है वो जीडीपी में अच्छा मीन्स अपना जो आउटपुट है वो दे रहा है, लेकिन वो वहाँ पे इतने लोग एम्प्लॉयड नहीं है, तो अनइवन ग्रोथ हुई है। दूसरा है पॉवर्टी जो है वो कम हो गई है 1993 से 2022 तक, लेकिन जो इनकम इनक्वालिटी है वो काफ़ी बढ़ गई है। मींस जो टॉप 1% लोग हैं उनके पास 70% वेल्थ है, और जो लास्ट के जो मैं ये बोलूँ 70 to 80% लोग हैं उनके पास बहुत ही कम वेल्थ है। कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे MG नरेगा हो गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, आयुष्मान भारत, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया। इन्होंने इंक्लूजन को प्रमोट तो किया है लेकिन अभी भी गैप परसिस्ट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन क्वालिटी में, हेल्थ आउटकम्स में। तो गवर्नमेंट को इन सभी ये जो रीजन है जहाँ पे अभी भी गैप है तो गवर्नमेंट को इन गैप को फिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी ये वाला हम बाद में करते हैं, पहले हम ये इंक्लूसिव ग्रोथ वाला कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसमें ये बात कर रहे हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या पॉसिबल है मार्केट इकोनॉमी के अंडर। तो मीन्स कैसे पॉसिबल है, तो जो मार्केट इकोनॉमी में ये होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रोथ इंजन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो इनकम जनरेट कर रहा है, इनोवेशन प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि मेक इन इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया। दूसरा है कि गवर्नमेंट एक अनेबलर की तरह काम करती है अब इसमें, अगर मार्केट इकोनॉमी है तो, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती है एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे कि एक्सेस और अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि प्राइवेट अपना इन्वेस्टमेंट लगा रही है और पब्लिक जो है गवर्नमेंट जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट दे रही है जो सोशल सेक्टर्स थे वहाँ पे, और जो प्राइवेट है वो मार्केट वाले चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है कि कैसे आप मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं। और थर्ड है सोशल सेफ्टी नेट्स हैं कुछ, जैसे कि MG नरेगा स्कीम हो गया, PM किसान स्कीम हो गया। तो ये वल्नरेबल ग्रुप्स जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम मार्केट रिस्क। तो ये 3 तरीके हैं, 2 वे और हैं जिनके थ्रू मार्केट इकोनॉमी जो है पॉसिबल है अंडर इंक्लूसिव ग्रोथ। फोर्थ है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जैसे कि लेबर, एनवायरनमेंट और कंपटीशन लॉज, ये चेक करते हैं मार्केट फेलियर को और एक्सप्लॉयटेशन को। और लास्ट है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
तो ये कंबाइन करता है एफिशिएंसी ऑफ मार्केट्स को विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि डिजिटल इंडिया हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन हो गया। तो ये कुछ तरीके थे जो कि दिखाते हैं कि हाँ, मार्केट इकोनॉमी के अंडर इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है, क्योंकि अगर हमारी गवर्नमेंट प्राइवेट के साथ मिलके काम करे तो जो मार्केट है वो अपना मैनेजमेंट वाला तरीका जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना मैनेजमेंट वाला तरीका अच्छे से निभाता है, और गवर्नमेंट वहाँ पे अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी दे सकती है। लेकिन बेसिकली ये है कि प्राइवेट सेक्टर ही मेजर इन्वेस्टमेंट लेके आता है। जैसे कि वो जो रीजन है, अब अगर वहाँ पे गवर्नमेंट रहेगी तो अगर मीन्स किसी भी प्रोजेक्ट में अगर गवर्नमेंट इंक्लूडेड है और प्राइवेट वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट डाल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इंक्लूडेड है उस प्रोजेक्ट में, तो इससे ये इंश्योर रहता है कि जो हमारी सोसाइटी का जो मार्जिनलाइज्ड या फिर जो लास्ट माइल तक जो लोग हैं, मीन्स जो पुअर और जो वल्नरेबल लोग हैं, उनको भी उसकी एक्सेसिबिलिटी ज़रूर मिलेगी। तो क्या सिग्निफिकेंस है फाइनेंशियल इंक्लूजन का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन इंडिया? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से ये होता है कि ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज रिसोर्सेज जो है उनको प्रोडक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गया, इसमें 51 करोड़ अकाउंट खोले गए थे। सेकंड है, ये एनहेंस करता है क्रेडिट एक्सेस को, एम्पावर करता है एमएसएमईज को, फार्मर्स को और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। दूसरा, ये रिड्यूस करता है इनइक्वालिटी को, कि डीबीटी जो है वो इंश्योर करा है ट्रांसपेरेंट सब्सिडी डिलीवरी। फोर्थ है, बूस्ट करता है कंजम्पशन और डिमांड को, कि इंटीग्रेट करता है पुअर को इनटू फॉर्मल मार्केट्स, स्परिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। और लास्ट है, ये स्ट्रेंथन करता है रेजिलियंस, क्योंकि इंश्योरेंस, पेंशन और माइक्रो फाइनेंस ये रिड्यूस कर देता है वल्नरेबिलिटी टू शॉक्स। तो ये थी फाइनेंशियल इंक्लूजन की कुछ सिग्निफिकेंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। अब हम इंटर जनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल जो इश्यूज हैं, मीन्स यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, वो डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन करना इंट्रा जनरेशनल क्या इश्यूज है और इंटर जनरेशनल इश्यूज क्या है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या इंटर जनरेशनल इश्यूज है? इंट्रा जनरेशनल का मतलब है कि विद इन सेम जनरेशन, जैसे कि जो अभी मीन्स जो सेम एज ग्रुप के जो लोग चल रहे हैं, जैसे कि अभी हम मान के चलें कि 20 to 40 में अगर हम एक ग्रुप को मान के चलें, तो ये जो इस एज ग्रुप के अंदर जो लोग हैं, ये इनको बोलेंगे इंट्रा जनरेशन। और अगर मान लो कि हमसे जो नेक्स्ट वाली जनरेशन आएगी, जैसे कि अभी जो 20 to 40 मैंने बोला, उसका अगर हम कंपेयर करें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन के साथ, या फिर हमसे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके साथ, तो वो होगा इंटर जनरेशन। तो इंट्रा जनरेशनल में क्या इश्यूज आ सकते हैं हमारी जनरेशन में? तो सबसे पहला इश्यू तो इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ ये है कि जो हम ऊपर देख चुके हैं इनकम इनइक्वालिटी वाला, कि राइजिंग वेल्थ गैप डिस्पाइट हाई जीडीपी ग्रोथ, की जो टॉप 10% है वो ओन करते हैं 77% ऑफ द वेल्थ, ऑक्सफैम 2023 के अकॉर्डिंग। दूसरा है कि रीजनल डिस्पेरिटी चल रही है, कि सदर्न और वेस्टर्न स्टेट हैं, उन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया बीमारू स्टेट। ये बेसिकली बिहार और जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स थे और अरुणाचल प्रदेश, ये सब हो गया, इनको ही आउट परफॉर्म कर गए HDI और इनकम के लेवल पे। तो देख सकते हो आप कि इनकम के लेवल पे इश्यू है, रीजन के बेसिस पे है, जेंडर के बेसिस पे होगा कि वुमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो स्टिल बहुत कम है। नेक्स्ट है कास्ट और सोशल इंक्लूजन, की जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है वो फेस करते हैं इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब्स। अर्बन रूरल के बेसिस पे हो सकता है कि अर्बन इंडिया एंजॉय करता है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और डिजिटल एक्सेस, जो कि इतना रूरल एरियाज को नहीं मिल पाता है। लास्ट, एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, जैसे कि अनइक्वल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन। फॉर एग्जांपल रूरल हेल्थ सेंटर में भी शॉर्टेज चलती है, कि वहाँ पे जो बेसिकली डॉक्टर्स वगैरह है वो वहाँ पे एम्प्लॉयड होने से मना कर देते हैं कि उनको रूरल एरियाज़ में काम नहीं करना है। और अभी लास्ट में आता है इंटर जनरेशनल क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, कि अगर हमारी जनरेशन जो है ओवर यूज़ करेगी ग्राउंड वाटर का, डिफोरेस्टेशन का करेगी, तो ये रिड्यूस कर देगी फ्यूचर अवेलेबिलिटी, जिससे कि रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज में अगर हम जो हमारा करंट एमिशन चल रहा है पैटर्न, तो जो लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड और एग्रीकल्चर है, इनको बहुत दिक्कत आने वाली है, मीन्स ये थ्रेटनिंग वाली सिचुएशन में है। फिजिकल बर्डन क्या हो सकता है, कि पब्लिक डेब्ट काफ़ी बढ़ रहा है, जिससे कि ट्रांसफ़र जो रिपेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी फ्यूचर सिटीजन पे जा रही है। और लास्ट है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, की एयर और सोइल पोल्यूशन जो है वो हार्म कर रहा है फ्यूचर हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी को। तो 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, मैं ये डिस्कशन यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।